हेलो फ्रेंड्स, अनुपेश रीजन में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो कि पेट की आपकी आई है क्वालिफाइंग करने के लिए, उस एग्ज़ाम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भी सिलेबस है उसकी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पेट का फॉर्म डाल दिया होगा और तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जी जान से लग जाइए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, सितंबर के आसपास में एग्ज़ाम जो है अभी संभावना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनुपेश रीजन से जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपको सभी हर टॉपिक से जितना भी सिलेबस, पेट के सिलेबस के हिसाब से जितना भी चीज़ होगा, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बस आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। पहले अब देखिए, अगर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, हमें अगर एक अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में, किस एग्ज़ाम में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था तो सभी एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो यूपी पेट हो, चाहे आप यूपीपीसीएस दे लें, चाहे आईएएस दे लें, इकोनॉमी तो सब में आनी है। लेकिन इसमें कहाँ तक, कितने लेवल तक आएगा, इसके सिलेबस में उसने क्या दिया है, जब तक इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हमारी जो है अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी में पेट के सिलेबस में, इकोनॉमी के सिलेबस की, तो इसमें इसने 3 पार्ट में बांट के दिया है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 1947 यानी आज़ादी के समय से 1992 तक, यहाँ तक सातवीं पंचवर्षीय योजना 1992 तक चली थी, वहाँ तक जो है एक सेगमेंट में इसने बांट के दिया है। इसके अंतर्गत इसने जो है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो उसका कैसे विकास हुआ, इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका रही, क्या इसमें क्या क्या योजनाएँ चली, क्या कैसे विकास हुआ, इसके बारे में। हरित क्रांति का आपका अलग से एक सब पॉइंट दे के रखा है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि दूध से संबंधित है, और इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा उसमें क्या क्या बैंकिंग में भी तक सुधार किए गए हैं। इतने टॉपिक जो है आपको पहला सेगमेंट में बांट के रखा है। दूसरा इसने दिया है 1991 में क्या होता है, भारत में आर्थिक सुधार होता है, उदारीकरण की प्रक्रिया, उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसे बदली, उसमें क्या क्या योजनाएं बनी, कैसे क्या सुधार हुआ, या कुछ अगर कमियां रही तो कमियां, सब कुछ उसके बारे में पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात जब बीजेपी की सरकार दोबारा बनी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, तब उसके बाद क्या क्या सुधार हुए कृषि के क्षेत्र में, ढांचागत सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, और एक सबसे फेमस जीएसटी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, इस टॉपिक से जो है शुरुआत करेंगे अपना। तो शुरू में सबसे पहले हम लोग देखते हैं योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं हुआ है। इसको जो है केसी नियोगी समिति थी, केसी नियोगी समिति के जो है इन्हीं के संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यानी आपसे प्रश्न बन सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में। किस समिति के संस्तुति के आधार पर, केसी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर। यह एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी निकाय थी। गैर सांविधिक का मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। परामर्शदात्री मतलब एडवाइजरी, जो एडवाइस देते हैं, ठीक है। भारत के जो है प्रधानमंत्री जो होते थे वही इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। पदेन अध्यक्ष कौन होता था, भारत का प्रधानमंत्री। यानी जो भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका, पदेन का मतलब नहीं कि ऑलरेडी अपने आप वही इसका जो है अध्यक्ष बन जाता था। तो इस प्रकार भारत के जो है पहला, अगर आपसे पूछ ली योजना आयोग का जो है पहला अध्यक्ष कौन था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो आपको पता होना चाहिए नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगर यही पूछ ले कि अब इसमें क्या था, योजना आयोग में अध्यक्ष होते थे, एक उपाध्यक्ष भी होता था और बाकी अन्य सदस्य होते थे, तो आपसे उपाध्यक्ष भी पूछ ले सकता है कि जो है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वह थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अब भी जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग को समाप्त करने की जो है घोषणा 15 अगस्त 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग के गठन के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग जो भी योजना निर्मित करता था उसको प्रकाशित करने का जो है उसका प्रारूप जो भी प्रकाशित होता था उसकी स्वीकृति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 की। अब ये तो बात हो गई योजना आयोग की कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, कब समाप्त हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अब बात करते हैं योजनाओं की कि कौन सी योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई और कब तक चली? 1956 तक। यह जो है पहली पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। आपसे पूछ लेगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैराड डोमर मॉडल। ये होता क्या है कि ये जो है हैराड और डोमर 2 इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इकोनॉमी के विकास के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। उन्हीं मॉडल से प्रेरित होकर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो बनाया गया योजना, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें इनके हैराड डोमर मॉडल के अनुसार जो है दीर्घकाल में अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना है तो उसके लिए जो शुद्ध निवेश होता है उसमें निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए, जिससे इसके लिए जो है वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर पर की जानी चाहिए ताकि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक का जो है पूरी क्षमता से प्रयोग हो सके। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लंबे समय तक पूरी तरीके से रोजगार बनाए रखना है तो उसमें जो शुद्ध निवेश होता है वह हमेशा लगातार और एक उपयुक्त मात्रा में करते रहना चाहिए, जिससे रोजगार बना रहे। तो उसी को जो है आधार बनाकर इस योजना को तैयार किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जैसे कई कार्य किए गए। आपसे पूछ लेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पे था, तो वह था कृषि विकास पर बल। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, तो इनमें से पहला एक है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1953 में राष्ट्रीय प्रचार सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है। ये प्रश्न बनेगा ऐसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, पहला तो आपको याद रखना है 1952 में। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अलावा आपने सुना होगा भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध। ये तीनों जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। भाखड़ा नांगल बांध किस पर बना है? सतलज नदी पर। दामोदर घाटी तो दामोदर नदी पे हो गया और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, यह महानदी पर बना है। और ये तीनों बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, 2.1% जो है विकास का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त कितना हुआ?
3.6% लक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी इसमें जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा की लक्ष्य की प्राप्ति हुई। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कितनी की वृद्धि की गई, तो 1.8% की। अब बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 में, और चली कब तक? 1961, यानी इसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। यह जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल, अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछे कि किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो है केंद्रीय बिंदु किस पे था आधारित? आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर था। महालनोबिस मॉडल में ये था कि जो हमारे उद्योग हैं, अगर उसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सरकार निवेश करती है तो उनको फलने फूलने का मौका मिलेगा। यही महालनोबिस मॉडल थी, और ये बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसका जो है हल्का फुल्का प्रभाव दिखाई दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे केंद्रीय बिंदु या अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। और चूंकि आधारभूत भारी उद्योगों का विकास अगर इसमें है तो पक्का है कि इसमें कुछ उद्योग धंधे की शुरुआत करने की जो है योजना सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। इसी के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन 3 जगहों पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। राउरकेला जो है कहाँ पे है? उड़ीसा। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से की गई। ये भी प्रश्न पूछता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से की गई? भिलाई की बात करें तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, और इसका जो है सोवियत संघ की सहायता से भिलाई में। और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड, इसकी सहायता से ये हुआ। यूनाइटेड किंगडम की सहायता से दुर्गापुर, भिलाई जो है सोवियत संघ की सहायता से, राउरकेला जर्मनी के सहायता से शुरुआत की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, इसी के द्वारा अभी हाल में ट्रेन 18 नाम सुना होगा आपने, इसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही बनी थी। और चितरंजन लोकोमोटिव, ये है आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ये दोनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही इनकी जो है शुरुआत की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर हम मूल्यांकन करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने देखा क्या कि इसमें आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास की बात की गई थी। तो कृषि के स्थान पर पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को जो है तवज्जो दी गई थी, तो इस बार हुआ क्या कि उद्योगों को जो है प्राथमिकता देने के कारण खाद्यान्न तथा अन्य जो कृषि उत्पादन थे उसमें भारी कमी आई, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ी और विदेशी मुद्रा भंडार का भी जो है संकट बढ़ा। लेकिन जो एक प्लस पॉइंट ये था कि इसमें भारी जो उद्योग थे इस दिशा में जो है कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं मिली। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर था उसने क्या किया, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया। इस वजह से जो है एक पब्लिक सेक्टर इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक उत्प्रेरक की भांति काम किया उद्योगों को बढ़ाने के लिए, जिससे भविष्य में जाके औद्योगिक विकास के लिए एक आधार तैयार हुआ और उद्योगों का विकास शुरू हुआ। इससे ऊर्जा क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया, जिसके बाद उद्योगों का विकास शुरू हुआ। ठीक है, इस योजना का जो है विकास दर 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई 4.2%, यानी कम की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1961, और ख़त्म कब हुई? 1966। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। और इसका जो केंद्रीय बिंदु था यानी जो उद्देश्य था वह था आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था, यानी अपनी निर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और उसमें एक आर्थिक गतिशीलता हो, ऐसा अर्थव्यवस्था बनाना जिसमें खुद एक गतिशीलता बनी रहे कि वो वृद्धि करती रहे। ये जो है लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। और इसी योजना में 1964 में
3 हम लोगों ने देखा कि फैक्ट्रियाँ खुली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। चौथी जो है बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना है यह रूस के सहयोग से 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। इसके अलावा 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई की स्थापना ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और कृषि कीमत आयोग यानी एपीसी की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। यह योजना जो है पूरी तरह असफल रही। इसका मुख्य कारण ये था कि यह योजना चली कब से कब तक? 1961 से 1966 तक। 1962 में चीन के 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हमारा। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अब दो युद्ध करना पड़ा हमें। अब 2 युद्ध करेंगे, इसकी वजह से जो है रक्षा क्षेत्र में अधिक व्यय करना पड़ा। अब रक्षा क्षेत्र में अधिक व्यय करना पड़ा, इस वजह से विकास की तरफ उतना खर्च नहीं हो पाया, इस वजह से जो है असफल है। इसके अलावा अकाल की भी स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में जो है प्रगति जो है प्रतिकूल कुल मिला के बोल सकते हैं रही। इस वजह से यह योजना असफल रही। अब चूंकि योजना असफल हो गई थी, भारत 2 युद्ध हुआ, एक चीन से हम लोग पराजित भी हुए थे, जिससे इस वजह से हम लोग का जो है मनोबल भी टूटा था और इकोनॉमी भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। इसलिए आगे चल के पंचवर्षीय योजना न बनाए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया कि पंचवर्षीय योजना न बनाया जाए बल्कि एक वर्ष की योजना बनाई जाए। और इस प्रकार 1966 से 1969 के बीच 3 बार एक वर्ष की योजना बनी, जिन्हें कि योजना विराम या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अब इन 3 जो एक वर्षीय योजनाएं यानी योजना अवकाश की बात करें तो हम लोगों ने पीछे देखा क्या सबसे एक उस समय अकाल की भी स्थिति हुई थी। इस वजह से खाद्य संकट की एक स्थिति पैदा हो गई थी और हम लोगों के पास जो है इसको रोकने के लिए जो है खाद्यान्न की जो कमी थी उसके लिए कृषि क्षेत्र पर जो है इसमें ज़्यादा जोर दिया गया। इसीलिए देखेंगे 1900 जो आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, ये 1966-67 यानी एक वर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के समय हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो याद रखना योजना अवकाश। ठीक है। इसके अलावा 1969 में नारीमन समिति जो है नारीमन समिति इसकी सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत इसी योजना अवकाश के समय की गई। तीनों जो वार्षिक योजनाएं थे उनमें हमने बताया कि इसमें कृषि पे जो है जोर दिया गया था। इसमें नई कृषि नीति अपनाई गई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज के वितरण, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सिंचाई क्षमता का जो है विस्तार, भू संरक्षण आदि विधियों पर जो है विशेष जोर दिया गया। और हरित क्रांति भी जो है कुल मिलाकर हरित क्रांति की शुरुआत हुई और यही जो है इसकी योजना अवकाश में आप लोग को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1969 से 1974 रहा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इसके अलावा जो है आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास भी इस योजना में इसके जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इसके चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण वाला पार्ट है ये हम लोगों ने देखा सिलेबस में है ही, इसको अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दोबारा फिर से राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का तो वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP की शुरुआत जो है 1973-74 में की गई। इस योजना के दौरान परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी लागू किए गए। अगर आपसे पूछ लेगा कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।
इसके अलावा आपने हमारा जो है पहला परमाणु बम परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, यह भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। अब इसकी मूल्यांकन की बात करें इस योजना के, तो इस योजना काल में जो है खाद्यान्नों का जो खाद्यान्न थे उनका वार्षिक औसत उत्पादन मात्र 2.7% रहा, जबकि औद्योगिक उत्पादन जो है वह 4% की दर से बढ़ा, जो कि निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम था। इसमें जो निर्धारित किया गया था औद्योगिक उत्पादन का कि ये 8 से 10% वार्षिक जो है निर्धारित किया गया था, जबकि रहा कितना 4%, जबकि कृषि उत्पादन निर्धारित किया गया था 5% और रहा कितना 2.7%। और इसकी वजह ये थी कि 1971 में, आप देखेंगे ये योजना कब है, 69 से 74, तो 1971 में भी आपको पता है कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ही हुआ था। तो चूँकि अब युद्ध हुआ तो इस समय प्रॉब्लम आएगी ही, साथ ही साथ युद्ध होने से पहले भी बांग्लादेशी शरणार्थी यहाँ पे आए थे, बाद में भी आए, वो भी एक समस्या बनी। उसके बाद 1972-73 के दौरान तेल संकट भी पैदा हुआ था, तो ये भी एक समस्या बनी थी। इस वजह से यह योजना भी असफल रही। अब इस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं तब आप लोग से जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।